तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये है कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। और मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी है जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह की कंपनी रजिस्टर करानी चाहिए और कंपनी रजिस्टर कराएं या ना कराएं, फर्म रजिस्टर कराएं या ना कराएं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि भारत में कितनी तरह की कंपनियां हैं और उसमें से सबसे बेस्ट सूटेबल आपके लिए क्या है। जैसा कि मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको हमेशा स्टार्टिंग प्रोप्राइटरशिप से करना चाहिए। बिज़नेस अच्छा चलने लगे आप उसको फिर कन्वर्ट कर लीजिए, आगे बढ़ाइए उसको प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि इंडिया में कितनी तरह की कंपनियां हैं। मैं मेन कंपनीज़ पे अभी फोकस कर रहा हूँ, कोई ट्रस्ट वगैरह पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो प्रोप्राइटरशिप है जो कि इंडिविजुअल्स के लिए इट गुड फॉर इंडिविजुअल्स जो स्टार्टिंग अलोन, जो अकेले स्टार्ट करना चाहते हैं, और पेपर वर्क वगैरह इसमें बहुत कम है। दूसरी चीज़ है पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप हम इसको बोलें। ये मल्टीपल पार्टनर्स के लिए है और इसमें भी पेपर वर्क काफ़ी कम है। ये मैं सिंपल पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ। इसके बाद प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड एक तरह से आप प्रॉपर अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है प्राइवेट लिमिटेड का, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे इन्वेस्टर बहुत प्रीफर करते हैं। तो अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हैं और आपका प्लान ये है कि आगे आप इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वॉल्व कीजिएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। ठीक है। इसके बाद एलएलपी भी एक तरह का पार्टनरशिप है, लेकिन इसमें कुछ बेनिफिट है आपका प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है। ये भी फॉर्मल कंपनी रजिस्ट्रेशन है और इसमें भी मल्टीपल पार्टनर होते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, ये इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स बिटवीन पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इसके बाद अभी बिल्कुल नया जो 2008 में नए तरह का कंपनी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, ओपीसी 1% कंपनी। ये भी इंडिविजुअल्स के लिए हैं जो अकेले बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो अपने बिजनेस को फॉर्मल करना चाहते हैं, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और बेनिफिट लेना चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड का, उनके लिए ये 1% कंपनी है। यानी प्राइवेट लिमिटेड मल्टीपल डायरेक्टर्स के लिए है और ओपीसी सिंगल पर्सन के लिए। इन सारी कंपनीज़ का, इन पांचों कंपनियों में क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये हम लोग आगे एक एक स्लाइड्स में देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले है कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम कैसे रखें इन पांचों तरह की कंपनियों में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइवेट लिमिटेड से। प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो यहाँ जो कंपनी का नाम होता है वो यूनिक होता है। यानी कि इस जो भी नाम आप रखें वो उस नाम से पहले कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं अगर अपने नाम से, विकास प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहूँ और वो कंपनी पहले से है, तो फिर मैं उस नाम से कंपनी नहीं बना सकता, मुझे नाम में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है कि आपका कंपनी का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए। नीड सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपका कंपनी का नाम है उसके बाद में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा होना चाहिए। ये प्राइवेट लिमिटेड जो सफिक्स होता है ये उसमें लगा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप शुरू कर रहे हैं XYZ एंटरप्राइजेज़ और अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसमें लगा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि हो जाएगा XYZ एंटरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड। इसी तरह से मान लीजिए कोई खिलौनों का कंपनी शुरू कर रहा है और उसकी कंपनी का नाम है XYZ टॉयज़, और वो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसकी कंपनी का नाम होगा XYZ टॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड, विकास टॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड। और ये नाम अगर पहले से है तो फिर आप इस नाम से कंपनी नहीं बना सकते, आपको नया नाम लेना पड़ता है। ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड के बाद मैं सीधा आ रहा हूँ प्रोप्राइटरशिप में। प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि नो फिक्स अफिक्स, जैसे यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के बाद में जुड़ता था, प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और इसमें कोई यूनिकनेस की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यानी कि अगर पहले से XYZ एंटरप्राइजेज़ है और आप भी एक नया कंपनी बना रहे हैं XYZ एंटरप्राइजेज़, ठीक है, तो उसमें कोई वैसा यूनिकनेस की ज़रूरत नहीं, आप बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए आप ट्रेडमार्क्स वगैरह को अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल, जैसे रिलायंस वगैरह ट्रेडमार्क है, टाटाज़ वगैरह ट्रेडमार्क है, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा क्या, उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो प्रोप्राइटरशिप में अगर आप कंपनी बनाते हैं तो उसका नाम आप इस तरह से रख सकते हैं, XYZ एंटरप्राइजेज़, XYZ ट्रेडर्स, XYZ टॉयज़, XYZ गारमेंट्स, इस तरह से कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। ठीक है। सेम अप्लाई होता है पार्टनरशिप के केस में भी, क्योंकि ये दोनों जो है, आपको याद होगा प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप
मैंने इसमें बताया था कि ये फॉर्मल इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है। और फॉर्मल रजिस्ट्रेशन से क्या मतलब है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन ये फटाफट शुरू करने वाली कंपनी है, ठीक है। और इसमें भी पार्टनरशिप में कोई सफिक्स नहीं होता, ठीक जैसे यहाँ पे आप XYZ एंटरप्राइजेज ट्रेडर टॉयज़ आप शुरू कर सकते थे, इसमें भी वैसा ही कर सकते हैं। अगर दो दोस्त हैं राम और श्याम, तो राम एंड श्याम एंटरप्राइजेज लिख सकते हैं, और वो यूनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ है, अवॉइड ट्रेडमार्क, है ना। इसके बाद हम लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड डिस्कस कर लिया है। LLP में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है। इसमें भी ये भी चूँकि फॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें भी नाम जो है वो कंपनी का यूनिक होना चाहिए, और इस तरह के कंपनी में सफिक्स जो जुड़ता है वो है LLP, यानी कि अगर आप XYZ एंटरप्राइजेज नाम से कंपनी बना रहे हैं तो उसके बाद जुड़ेगा LLP, तो आपकी कंपनी की नाम हो जाएगा XYZ एंटरप्राइजेज LLP, ठीक है। इसी तरह से XYZ टॉयज़ LLP। वन पर्सन कंपनी में क्या है, ये भी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, यानी कि यहाँ पे भी आपकी कंपनी का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी सफिक्स लगता है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक किया है, नीड सफिक्स OPC इन ब्रैकेट, OPC ब्रैकेट में लगता है लेकिन साथ में ये प्राइवेट लिमिटेड भी लगता है। तो अगर आप XYZ इंटरप्राइजेज शुरू कर रहे हैं तो इसका नाम होता है XYZ इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। चूँकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है, मगर इसमें मल्टीपल डायरेक्टर नहीं, सिंगल डायरेक्टर होते हैं, इसलिए आपको ब्रैकेट में OPC लगाना पड़ता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का कंपनी है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी कंपनी बनाइए, ठीक है, आपको इसमें GSTIN चाहिए। अगर आप अमेज़ॉन पे सेल करना चाह रहे हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट पे या बाकी मार्केट प्लेसेस पे सेल करना चाह रहे हैं, GSTIN ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इसके बारे में धीरे धीरे आगे और बात करेंगे। इसके बाद है कंपनी का रजिस्ट्रेशन। अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाते हैं तो इसमें कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो GSTIN लेते हैं वही काफ़ी है, ठीक है। यानी जब आपने GSTIN का फॉर्म भरा, उसमें आपने डिक्लेयर किया कि मेरी कंपनी का नाम XYZ एंटरप्राइजेज़ है, आपको GSTIN मिला, यही एक तरह से आपका प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन है, समझ लीजिए, ठीक है। कुछ स्टेट्स में SOP एक्ट चाहिए, महाराष्ट्र वगैरह में। मेरे पास वैसे न्यूज़ है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने महाराष्ट्र वगैरह में, महाराष्ट्र में, गुजरात में बिना SOP एक्ट के भी GSTIN ले लिया है। लेकिन अगर आप लेना चाहें SOP एक्ट, या वहाँ आपका CA बोले कि SOP एक्ट ज़रूरी है, तो एक तरह से SOP एक्ट भी जो होता है वो प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है। कुछ जगहों पे म्यूनसिपैलिटी में आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, वो भी एक तरह से आपका प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में या आज के दिन में GSTIN के टर्म में आप बोलिए तो GSTIN रेजिम में आपको बस GSTIN लेना है, और वही एक तरह से कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। यही चीज़ होता है पार्टनरशिप में भी, आप या तो रजिस्टर करा सकते हैं या रजिस्टर नहीं भी करा सकते हैं, मगर आपको एक एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है कि इस कंपनी में, इस पार्टनरशिप कंपनी में ये पार्टनर है, इनका ये इन्वेस्टमेंट है, इनका ये प्रॉफिट शेयर है, इनका ये काम है जो इनको करना है, तो ये चीज़ें हैं। इसमें भी सेम चीज़, अगर आप SOP एक्ट में करवाना चाहें करवा सकते हैं, और अगर आपके स्टेट्स में म्यूनसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ आप करवा सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड, LLP और OPC, ये तीनों में फॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है, यानी नीड टू फॉर्मली रजिस्टर विथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और MCA। एक्चुअली गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, या जिसको लोग MCA ही बोलते हैं। आप जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो आप इनको बताते हैं कि मैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहा हूँ, मेरे कंपनी का ये नाम है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का एक वेबसाइट है जहाँ की आप डेटाबेस में सर्च भी कर सकते हैं कि इस नाम से कंपनी पहले से है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस नाम से आप कंपनी बनाइए। अदरवाइज़ जब आप प्राइवेट लिमिटेड का फॉर्म भर के देते हैं वहाँ पे, तो वो लोग मिलाते हैं, अगर उस नाम से कंपनी पहले से है तो फिर वो आपको बोलते हैं कि आप कंपनी का नाम चेंज कीजिए। तो जब हम बात करते हैं फॉर्मल रजिस्ट्रेशन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कंपनियां जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड हैं उन्हें हम फॉर्मल रजिस्ट्रेशन कहते हैं। प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा नहीं था, पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं था, प्राइवेट लिमिटेड में ये आपको करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि पहले आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी होती है, या इनमें से जो भी कंपनी बनाना है वो कंपनी बनानी होती है। इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, इसमें चाहिए। तो आपने रजिस्टर किया है, और आप फिर उसके बाद जब आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी बन जाती है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का,
तब आप GSTIN के लिए अप्लाई करते हैं या GST नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है। LLP में क्या है, LLP भी जो है इसमें भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के साथ, और सेम चीज़ होता है आपका इसमें भी 1% कंपनी में। अब इसको अगर आप लिंक कीजिए तो तीनों जो है, ये तीनों प्राइवेट लिमिटेड, LLP और OPC, ये तीनों MCA के साथ रजिस्टर होता है, इनका डेटाबेस है, और इसमें ये देखते हैं आपकी कंपनी का यूनिकनेस, और यही रीज़न है कि इन तीनों में कंपनी का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कि किस कंपनी में कितने सदस्य हों, उनका लीगल स्टेटस क्या हो, और क्या जवाबदेही है, क्या लाइबिलिटीज़ है उसमें। प्रोप्राइटरशिप के केस में ये सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जा सकता है, इसमें कभी भी दो लोग शामिल नहीं होते, जस्ट फॉर वन मेंबर। ठीक है। और ये एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये आपसे जुड़ा हुआ है, यानी जो प्रोप्राइटर है ये उससे जुड़ा हुआ है। इतना जुड़ा हुआ है कि जब भी आपको प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड पैन कार्ड मांगा जाएगा तो वहाँ आपका पैन कार्ड जाएगा। ठीक है। ये कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ प्राइवेट लिमिटेड की बात करें या यहाँ पे LLP की बात करें, तो प्राइवेट लिमिटेड में क्या है, प्राइवेट लिमिटेड में मल्टीपल लोग मिलके या LLP मल्टीपल लोग मिलके ये कंपनी बनाते हैं। तो जिन लोगों ने मिलके, चलिए पहले इसको पहले अच्छे से डिस्कस करते हैं, उसके बाद एंटिटी की बात समझ में आएगी। प्राइवेट लिमिटेड में कह रहे हैं कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 200 बोर्ड ऑफ मेंबर्स और डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है। यहाँ डायरेक्टर्स होते हैं और ये सेपरेट एंटिटी बनता है। मान लीजिए कि 2 डायरेक्टर्स ने मिलकर अगर ये कंपनी बनाया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इस कंपनी का एक अलग आइडेंटिटी बनेगा, इसको एक अलग से इसका नाम होगा, इसका एक पैन कार्ड होगा, इसका एक लोकेशन होगा, ये बिल्कुल अलग एंटिटी होगी प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है। और जो लाइबिलिटी होगी, ठीक है, डायरेक्टर्स पे, दोनों डायरेक्टर्स ने जो मिल के बनाया है, वो जितना वो इन्वेस्ट करेंगे उतनी की ही लाइबिलिटी होगी। मसलन कि मान लीजिए कि 5 लाख का ये कंपनी है और किसी कारण से 2.5 लाख रुपए की दोनों पार्टनर से मिलकर बनाया है इसे, और 5 लाख की कंपनी है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और किसी कारण से इस पे 10 लाख की लाइबिलिटी बन गई है, तो लाइबिलिटी 5 लाख की ही बनेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों पार्टनर ने उतना ही किया, 2.5 लाख ही किया है। प्रोप्राइटरशिप में क्या है, प्रोप्राइटरशिप है इट्स नॉट अ सेपरेट एंटिटी, ये आपसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। आपका एड्रेस, इसका एड्रेस, आपका पैन कार्ड, इसका पैन कार्ड, सब चीज़। ठीक है। और अगर लाइबिलिटी जो भी बनती है प्रोप्राइटरशिप में, उसमें जो सोल प्रोप्राइटर हैं वो पूरा देनदारी उनका होता है। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 की कंपनी बनाई, लेकिन किसी कारण से देनदारी 5 लाख का हो गया है, तो आपको 5 लाख रुपया भरना पड़ता है। सेम अप्लाई होता है प्रोप्राइटरशिप वाला चीज़ यहाँ पार्टनरशिप में। ये 2 से 20 लोग मिलकर बनाते हैं, ये भी सेपरेट एंटिटी नहीं है, और पार्टनर्स इसमें लाइबल होते हैं। LLP में क्या है, इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने भी पार्टनर हो सकते हैं। ये भी अलग एंटिटी होती है, इसमें आपको अलग पैन कार्ड लेना पड़ता है, और आपका अलग बिजनेस एड्रेस होता है, और इसमें भी जो पार्टनर होते हैं वो उतनी ही की लाइबिलिटी उनकी होती है जितना उनका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। 1 मैन कंपनी, OPC, ठीक है, 1% कंपनी, इसमें क्या है कि इसमें भी लाइबिलिटी जो होती है वो उस पर्सन की उतनी ही होती है जितना कि वो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, और ये एक सेपरेट एंटिटी होती है। यानी कि इसमें ये तो है तो प्रोप्राइटर की तरह, प्रोप्राइटरशिप की तरह, जो कि एक सिंगल आदमी स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसमें आप देखिए कि सेपरेट एंटिटी है, यानी इसमें आपको अलग पैन कार्ड मिलता है, और लाइबिलिटी आपकी उतनी ही होती है जितनी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि बेनिफिट आपको प्राइवेट लिमिटेड का मिलता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद एग्जिस्टेंस। ठीक है। एग्जिस्टेंस में क्या है, मैंने आपको बताया कि प्रोप्राइटरशिप में जो आपका कंपनी होता है वो आपसे जुड़ा होता है, वो सीधे सीधे प्रोप्राइटर से जुड़ा होता है, और अगर किसी प्रोप्राइटर का डेथ हो जाता है तो उसके साथ ही कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। डेथ के बाद ऐसा नहीं होता कि उस कंपनी का जो भी चीज़ है, जो भी वो कंपनी है, वो उसके किसी फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र होती है या उनके नाम से ट्रांसफ़र हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कंपनी इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाती है प्रोप्राइटरशिप के केस में। पार्टनरशिप के केस में भी पार्टनर के डेथ के बाद ये डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड में क्या है
कि आप जब डायरेक्टर बनाते हैं कि ये कंपनी है और इसमें ये डायरेक्टर हैं, तो साथ में आप ये भी बताते हैं कि उनके नॉमिनीज़ कौन हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए 5 डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, उसमें से एक डायरेक्टर चला गया, गुजर गया, तो उसका जो भी नॉमिनी है वो ऑटोमेटिकली उसमें डायरेक्टर बन जाता है। और इस कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड को अगर बंद करना है तो जितने भी डायरेक्टर हैं वो म्यूचुअली बैठ के, म्यूचुअली कंसेंट करके इस कंपनी को बंद कर सकते हैं। एलएलपी में भी सेम चीज़ है। एलएलपी में भी अगर कोई एक पार्टनर चला जाता है, गुजर जाता है, तो उसका जो भी उसका शेयर होता है वहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है उसके नॉमिनी को, ठीक है। इसको भी डिज़ोल्व करने का तरीका है कि सारे पार्टनर्स एक साथ बैठ के उसको म्यूचुअल कंसेंट पे आप डिज़ोल्व करें। 1 पर्सन कंपनी, ये तो सिंगल आदमी का है, एक बंदे का है, प्रोप्राइटरशिप की तरह। लेकिन इसमें अगर जो भी कंपनी का डायरेक्टर है, अगर उसको कुछ होता है तो उसके शेयर ऑटोमेटिकली उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी ओपीसी में नॉमिनी का सिस्टम है, यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप में नॉमिनी का सिस्टम नहीं है। यानी ये कंपनी बची रह जाती है, डिज़ोल्व नहीं होती, ठीक है। और ये अगर डायरेक्टर चाहे तो इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितने से कौन सी कंपनी का कैपिटल कितना होगा और एनुअल जो ऑडिट वगैरह होता है उसकी क्या लाइबिलिटीज़ है, इसमें डिस्कस करते हैं। प्रोप्राइटरशिप में इसका कोई कैपिटल का गाइडेंस नहीं है, आप कितने भी कैपिटल से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जब आपका बिज़नेस बढ़ता जाता है तो थोड़ा सा इसमें लाइबिलिटी की वजह से रिस्की हो जाता है। आप इसको फिर बंद कर दें, इसमें से फिर बाकी आप किसी तरह के फॉर्मल कंपनी में चले जाएँ, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो नो कैपिटल गाइडेंस, सरकार की तरफ से कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है, ठीक है। नो कंपनी ऑडिट रिक्वायर, इनकम टैक्स नीड टू फाइल। अगर आपने GSTIN लिया है तो वो आपको GST नंबर वगैरह देना पड़ता है, इनकम टैक्स आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। पार्टनरशिप के केस में बिल्कुल सेम है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कैपिटल 1 लाख से शुरू होता है और एनुअल ऑडिट जो है वो मैंडेटरी है। LLP में क्या है, कोई कैपिटल का लिमिट नहीं है, ठीक है। आप कितने भी पैसे से शुरू कर सकते हैं। एनुअल ऑडिट इज़ मैंडेटरी इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ अबव 25 lakhs और टर्नओवर इज़ ओवर 40 lakhs, है ना। यानी इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख से ज़्यादा है और टर्नओवर जो होता है वो 40 लाख से ज़्यादा है, तो आपको एनुअल ऑडिट कराना पड़ता है, ठीक है। ओपीसी में क्या है, मिनिमम कैपिटल जो है वो 1 लाख है और एनुअल ऑडिट इसमें भी मैंडेटरी है, ठीक प्राइवेट लिमिटेड की तरह, है ना। एक बार फिर से, प्राइवेट लिमिटेड और ओपीसी बिल्कुल सेम कंपनी की तरह होती हैं, सिर्फ इसमें मल्टीपल डायरेक्टर है, इसमें सिंगल डायरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक ब्रीफ सा एक चार्ट बनाया एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए। प्रोप्राइटरशिप जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए है, पूरी लाइबिलिटी जो होती है वो प्रोप्राइटर की होती है। नाम से रिलेटेड कोई गाइडेंस नहीं है, XYZ एंटरप्राइजेज, XYZ टॉयज़, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली है उसके पीछे आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिख सकते हैं, LLP नहीं लिख सकते, OPC नहीं लिख सकते, ठीक है। और आप इसमें नाम में ट्रेडमार्क वगैरह अवॉइड कीजिए, ठीक है। कैपिटल से संबंधित कोई गाइडलाइन नहीं है, आप कितने पैसे शुरू कर सकते हैं। यूजुअली छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं प्रोप्राइटरशिप में, छोटे बिजनेस के लिए अच्छा है। रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट मैं 2000 रुपये यहाँ लिख रहा हूँ, कहीं शॉप एक्ट लेना पड़ता है। वैसे अगर आप GSTIN के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वही एक तरह से आपका प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन हो गया। हमारी वेबसाइट पे हमारे मेंबर्स के लिए GSTIN का कॉस्ट है 2500, तो आप समझिए कि 2500 में ही आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म भी बन जाता है और आपका GSTIN भी मिल जाता है, ठीक है। OPC भी इंडिविजुअल्स के लिए है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है जितना कि आपने इन्वेस्ट किया। इसमें इसमें सफिक्स लगता है प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में OPC। मिनिमम 1 लाख रुपये से शुरू किया जाता है और छोटे बिजनेस के लिए है, जो व्यक्ति अकेला करना चाहे उसके लिए है, लेकिन इसमें बेनिफिट आपको प्राइवेट लिमिटेड का मिलता है, ठीक है। इसको रजिस्ट्रेशन कराने का कॉस्ट होता है करीब 10,000 रुपये प्लस GST, ठीक है। ये वैरी करता है, ये CA to CA ये सब वैरी करता है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड में मल्टीपल डायरेक्टर होते हैं, लाइबिलिटी डायरेक्टर्स की उतनी ही होती है जितना कि इन्वेस्टमेंट है, और प्राइवेट लिमिटेड सफिक्स उसमें लगता है। कम से कम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 लाख रुपए शुरू होता है, और डायरेक्टर और इन्वेस्टर जो है से प्रीफर करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टर इसलिए प्रीफर करते हैं कि मान लीजिए 2 डायरेक्टर्स ने मिलकर ये कंपनी शुरू की और उसमें इन्वेस्टर अब तीसरा व्यक्ति हो गया जिसमें पैसा लगा रहा है,
तो उसमें वो डायरेक्टर में बैठना पसंद करता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन है ना, प्राइवेट लिमिटेड में आप एक नए डायरेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यही रीज़न है कि इन्वेस्टर इसको प्रीफर करता है। ठीक है, यूजुअली 12-15 हज़ार रुपये इसके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं प्राइवेट लिमिटेड के, और 2,500 रुपये या जो भी हुआ 3,000 4,000 जो भी हुआ वो जीएसटी के चार्जेस हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि आपको किस तरह की कंपनी में जाना चाहिए। अगर बिल्कुल नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और एक तरह से इसको एक्सपेरिमेंट की तरह ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए, आप चाहते हैं कि 6 महीना 1 साल इसको वॉच किया जाए, तो मेरे हिसाब से प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छा है। आज के दिन में सिर्फ GSTIN लेना है, शॉप एक्ट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत आपको सी आप पे प्रेशर डाल रहा है या कह रहा है तो शॉप एक्ट बनवा लीजिए। अदरवाइज़ GST जो आप लेते हैं वही एक तरह से प्रोप्राइटरशिप में कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, और अगर पार्टनर्स हैं तो उसमें पार्टनरशिप डीड बना के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी आप इसमें डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि आप चाहे किसी भी कंपनी में जाएं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके साथ साथ आपको GSTIN लेना होता है। प्रोप्राइटरशिप के केस में बस ये बेनिफिट है कि या पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप के केस में बस ये बेनिफिट है कि आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। फर्म की जो आप GSTIN लेते हैं वही एक तरह से फर्म का रजिस्ट्रेशन है। और बहुत सिक्योर अगर रहना चाहते हैं शॉप एक्ट में जा सकते हैं, या आपके अगर स्टेट में म्यूनसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम है वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं MZ Blast मेंबर्स के लिए देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने GSTIN अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो हमारे थ्रू GSTIN अप्लाई कर सकते हैं। उनको बस करना इतना है कि वो अपने मेंबर डैशबोर्ड एरिया में लॉगिन करें। लेफ़्ट साइड में जो मेनू है उसमें आपको एक GSTIN गेट योर GSTIN नंबर करके लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करें। इसके बाद आप GSTIN रिक्वेस्ट फॉर्म पे जाते हैं, वहाँ बटन प्रेस करें, और उसके तुरंत बाद हमारा जो GST डेस्क है, जो हमने डेडिकेटेड डेस्क बनाया है, वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बताएंगे आपको कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके बाद आप उनको फॉलो कीजिए। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होता है, आपके GST के लिए हमारा जो GST डेस्क है वो अप्लाई करेगा, और उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, होप इट्स क्लियर।